नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 7 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के तीसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न सिंपल सा पूछा गया कि यामिनी कृष्णमूर्ति जी हमारी किस क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। तो इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से आपके दो डांस से ये संबंधित हैं। एक हमारा भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, और दूसरा आपके आंध्र प्रदेश का है यहाँ पर कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम के डांसर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, रुक्मणी देवी अरुंडेल ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। सोनल मानसिंह के बारे में भी पूछा जा चुका है। यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई, पदम सुब्रमण्यम, बी हेरम्बनाथम, मीनाक्षी श्रीनिवासन और आपके हैं बाला सरस्वती। अगला प्रश्न पूछा गया कि मोहे रंग दो लाल। आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी, तो बाजीराव मस्तानी फिल्म का जो ये गाना है इसके कोरियोग्राफर कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, हमारे कथक के लीजेंड पंडित बिरजू महाराज इसके कोरियोग्राफर थे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी गाने के लिए 2015 में पंडित बिरजू महाराज को फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंडर 19 विश्व कप 2022 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था। ये प्रश्न इससे पहले भी कई सारे एग्जाम में आ चुका है। आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच थे, नाम इनका है राज अंगद बावा। क्या नाम है? राज अंगद बावा इनका नाम है। अगर हम लोग बात करते हैं इस फाइनल मुकाबले की, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि भारत ने इंग्लैंड को हरा करके 5वीं बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है। ये जो टूर्नामेंट है उसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच थे हमारे राज अंगद बावा। और यहाँ पर अगर हम लोग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस यहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि गल्फ आयर लुब्रिकेंट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया। तो ये अपॉइंटमेंट आपके अक्टूबर 2022 की है, और यहाँ पर हमारे स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना को गल्फ आयल लुब्रिकेंट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया है। आपको स्मृति मंधाना के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 के लिए आईसीसी के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर का खिताब है उससे स्मृति मंधाना को ही नवाजा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अक्टूबर 2022 में भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखिएगा, दो पद होते हैं, एक आपका होता है सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, और एक आपका होता है सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारे जो नए कैग बने हैं इनका नाम है आर वेंकट रमानी। और वहीं पर अगर हम लोग सीजीए की बात करते हैं तो इस पद पर आपकी भारती दास अपॉइंट की गई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 2006 में किया गया था। ये जो पुरस्कार हैं वो आपके संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं, और आपके ऐसे टैलेंट जिनकी एज 40 साल से कम है, जिन्होंने अपने टैलेंट को म्यूजिक, डांस या ड्रामा में परफॉर्म किया है, उनको यहाँ पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें अगर हम लोग नगद राशि की बात करते हैं तो 25,000 रुपये की नगद राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वारेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1773 में ये आपके बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाते हैं, और 1785 तक इनका कार्यकाल होता है। इन्हीं के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, उसके बाद में पहला मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 तक हुआ था वो भी इन्हीं के काल का है, और साल बाई की जो संधि है वो भी इन्हीं के समय में ही हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया
कि चोल वंश के शासन के दौरान किस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो आपके टेम्पल हैं इनको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में भी ऑलरेडी शामिल किया हुआ है और मुख्य रूप से इसमें आपको 3 मंदिर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे फेमस इसमें बृहदेश्वर का मंदिर है जो कि आपको तंजावुर में देखने को मिलेगा। दूसरा मंदिर है गंगई कोंडा चोलीपुरम का मंदिर और तीसरा मंदिर है ऐरावतेश्वर का मंदिर जो कि आपको दारासुरम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे जो बृहदेश्वर का मंदिर है उसको 1987 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। चोला वंश से लगातार प्रश्न आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि चोल वंश के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि गिफ्ट ऑफ मोनोएथिज्म, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, यानी कि एकेश्वरवाद का उपहार नाम की जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं हमारे राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गिफ्ट ऑफ मोनोएथिज्म नाम की जो पुस्तक है इसको हमारे भारत के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिटीजनशिप एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में जो आपके भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान है उसी के नियम को आपके संसद के द्वारा तैयार किया गया था 1955 में और इसी को हम लोग नागरिकता अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1955 में ये लागू हुआ था। इसमें टोटल आपके 6 बार अमेंडमेंट हो चुका है। पहला अमेंडमेंट 1986 में हुआ, दूसरा अमेंडमेंट 1992 में हुआ, तीसरा अमेंडमेंट 2003, 2005, 2015 और सबसे जो लेटेस्ट वाला है वो अमेंडमेंट आपका 2019 में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि गुजरात में किस बंदरगाह का निर्माण बॉम्बे पोर्ट के भार को कम करने के लिए किया गया था। तो इसे हम लोग कांदला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा इसका नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा एक ज्वारीय बंदरगाह है और अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत का जो फ्री व्यापार क्षेत्र है उसके तौर पर भी इसी को यहाँ पर घोषित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि हॉकी मैच में रेफरी के द्वारा किसके लिए दोनों हाथ को क्षितिज दिशा में ऊपर उठाकर गोल पोस्ट की तरफ इशारा किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारे कोई रेफरी हैं, अगर इस प्रकार से ये दोनों हाथ उठा करके गोल पोस्ट की तरफ इशारा करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है पेनाल्टी कॉर्नर। क्या होता है? पेनाल्टी कॉर्नर इसका मतलब होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसी प्रकार से ये दोनों हाथ उठा करके अगर आपके फील्ड के सेंटर की तरफ इशारा करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि गोल आपका हो चुका है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये इशारा इनका गोल की तरफ है तो पेनाल्टी कॉर्नर, अगर सेंटर ऑफ फील्ड की तरफ है तो इसका मतलब हो जाएगा गोल हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन आपका फूड प्रिजर्वेटिव है, यानी कि खाद्य परिरक्षक है। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, जो कि बेंजोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर के बनता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आपके परिरक्षक में किया जाता है, जैसे कि सलाद को सजाने में, कार्बोनेटेड पेय में, जाम और फलों के रस में, अचार, मसाले और अन्य जो आपके इस प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं उनको संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है। देखिए, अगर हम लोग उच्च तापमान और उच्च वर्षा की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये आपको मिलेगा भूमध्य रेखा के पास, यानी कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। हालांकि एक बच्चे के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर निम्न तापमान और उच्च वर्षा की बात की गई थी। अब ऐसा कौन सा रीजन है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए अगर उच्च तापमान और उच्च वर्षा की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। अगला प्रश्न पूछा गया कि गंगा नदी की मुख्य धारा कौन सी है। तो गंगा नदी की अगर हम लोग मुख्य धारा की बात करें, आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ से जो हमारी भगीरथी नदी निकलती है वही जब अलकनंदा से मिलती है तो ये हो जाती है गंगा। तो मुख्य धारा आपकी भागीरथी नदी को माना जाता है। तो इस प्रकार से भागीरथी नदी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट।
बाकी आप सभी को ये पता होगा कि जो हमारा गंगोत्री हिमनद है वहाँ से आपकी भागीरथी निकलती है, जो कि आगे चल करके गंगा नदी का रूप ले लेती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल सा प्रश्न है, इसका हेडक्वार्टर आपको देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं बायोम। क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं बायोम। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसके समुच्चय को हम लोग बायोम के रूप में जानते हैं। फिर एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि वृत्तीय पथ पर किस प्रकार की गति होती है। अभी एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया है। इसके अलावा लोकसभा में प्रस्तुत बिल से कोई प्रश्न पूछा गया था। फिर आपके अपचायक एजेंट यानी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उससे भी कोई एक प्रश्न पूछा गया था। दक्षिण महाजनपद, इससे भी जुड़ा हुआ कोई प्रश्न संभवतः पूछा गया था। तो ये सारे प्रश्न मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर आप में से किसी को इन प्रश्नों के बारे में पता है तो नीचे कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा, जिससे जब मैं इसकी PDF आपको दूं तो उसमें इन्हें शामिल किया जा सके। तो 7 दिसंबर के तीसरी शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।